आदाब नाज़रीन, आज नेशनल कंज्यूमर डे है और इस मरतबा की थीम है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। आज की इस पेशकश में बात होगी सारिफ यानी कंज्यूमर की। जैसे जैसे बाजार बढ़ा वैसे वैसे कंज्यूमर के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी आवाज़ें बुलंद होने लगी। न सिर्फ भारत में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर आवाज़ें बुलंद होती रही हैं। हमारे मुल्क में 1986 में कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद सन 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया गया जो 2020 से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। जिस तरह से बाजार बढ़ा, क्योंकि हम लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी न किसी शक्ल में एक सारिफ ही होते हैं, कंज्यूमर ही होते हैं, चाहे हम कोई सामान खरीदें या फिर कोई सर्विस लें। उसी तरह से बाजार के बढ़ने के साथ साथ धोखाधड़ी के मामलात में भी इजाफा हुआ और ऐसे में फिर इस चीज़ पर गौर किया गया कि किस तरह हम कंज्यूमर के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। 2019 के कानून के आ जाने के बाद किस तरह से एक सारिफ के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिला है, क्या हैं उपभोक्ता के अधिकार यानी राइट्स, और कितनी ताकत मिली है एक सारिफ को। आज की इस पेशकश में इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी और इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट सोनिका त्यागी और हमारे खास दूसरी मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट महक राठी। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जब हम इस पेशकश का आगाज़ करते हैं तो आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है आज की इस थीम के ताल्लुक़ से, आज के इस मौजू के ताल्लुक़ से, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आज की इस पेशकश का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जानने और समझने की कोशिश करते हैं एडवोकेट सोनिका जी से कि एक उपभोक्ता के अधिकार, एक सारिफ के हुकूक़, एक कंज्यूमर के राइट्स को जानना और समझना हम सभी के लिए, कंज्यूमर के लिए हैसियत से क्यों ज़रूरी हो जाता है और क्या हैं एक उपभोक्ता के अधिकार, एक सारिफ के हुकूक़। जी नोमान, ये आपने एक बहुत ही सुंदर सवाल किया है कि उपभोक्ता के राइट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में जहाँ हम एक हर चीज़ को अगर हम देखें, हम जो खरीद रहे हैं, जहाँ जो भी ले रहे हैं, हम एक उपभोक्ता हैं। हर जगह हम एक उपभोक्ता हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमने क्या खरीदा, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा, वो हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं, वो हमारे लिए डेंजरस तो नहीं है, तो हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन चीज़ों को, उन अधिकारों को सेव करने के लिए हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में भी था और फिर 2019 में उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए। तो यहाँ पर एक उपभोक्ता को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके राइट्स हैं। जैसे राइट टू सेफ्टी, बहुत सारे, हाँ जी, बहुत सारे राइट्स हैं जिस पे मैं कहूँगी कि राइट टू सेफ्टी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या ये हमारे लिए सेफ़ है, क्या हम इसे खा सकते हैं, क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है। तो ये सारे राइट्स हमें पता होने चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें सारी इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी, कितना क्वालिटी, ये सारी चीज़ें एक उपभोक्ता को पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें और भी बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू सीक रिड्रेसल। हम अगर किसी भी चीज़ में हमें कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक वो प्रोडक्ट उसके अनुमान जैसा वो होना चाहिए उस पर नहीं खरा उतरता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, अथॉरिटीज़ हैं। तो सरकार ने हमारे लिए 2019 में इन वाले अधिकारों को और ज़्यादा इम्प्रूव करा है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी है, लाइक ई कॉमर्स को ऐड किया है, डिजिटलाइजेशन को, आज के ज़माने को देखते हुए जहाँ सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम घर बैठे ख़रीद सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ई कॉमर्स ऐड किया है, डिजिटलाइजेशन ऐड किया, और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर किए हैं सरकार। और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए और सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी कानून को लाने का उसका एम, उसका ऑब्जेक्टिव। हमने जहां राइट्स को समझने की कोशिश करी, अभी इनको और डिटेल में जाकर के भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम कानून के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं महक राठी जी, तो 1986 के अंदर कानून लाया गया, उस वक्त भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे और फिर हम 2019 में लेकर के आते हैं। क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बदले थे या परिस्थितियां बदली, ज़माना बदला, ज़रूरतें बदली, इस वजह से हमें नए कानून को लाना 2019 में ज़रूरी हो गया?
देखिए 2019 में जो नया एक्ट आया, 2019 से लेके पुराना वाला जो एक्ट था, उपभोक्ता की डेफिनेशन भी बदल गई है। ना तब हमारे पास टेक्नोलॉजी होती थी, ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते थे, ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, हर उपभोक्ता के हाथ में एक डिवाइस है जहां से हम शॉपिंग करते हैं। तो पुराना एक्ट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहा था। नए एक्ट में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का जिक्र आया, नए एक्ट में मीडिएशन का जिक्र आया। तो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उपभोक्ता भी बदल रहा है। इसीलिए ज़रूरत थी कि 2019 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें ई कॉमर्स पे ध्यान दिया गया, जिसमें जो हमारे ऑनलाइन परचेजेस हैं उन पे ध्यान गया, मीडिएशन पे ध्यान दिया गया, और साथ ही साथ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी आए। कितना बड़ा मसला आपको नज़र आता है महक जी? आपसे जानना चाहूँगा कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ख़ास तौर से दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, प्रोडक्ट कुछ और है, तो कितना बड़ा मसला है जिस वजह से हमें कानून के अंदर इसको शामिल करना पड़ा, और किस तरह से इसको कर्ब करने की या इसके ऊपर जो है रोक लगाने की, इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है कानून के अंदर? महक जी, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखते होंगे। सेलिब्रिटीज़ एंडोर्स करते हैं किसी ब्रांड को, कोई ब्रांड कुछ दावा करती है, और जब हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या वो सर्विसेज लेते हैं, वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केस में, हमारे एक्ट में एक प्रोविज़न है CCPA का भी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसका काम है कंज्यूमर अवेयरनेस भी, और ऐसे पेनल्टीज़ को, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर ध्यान देना, ऐसे डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर ध्यान देना, पेनल्टीज़ इम्पोज करना। तो कहीं ना कहीं ये रोक लगाई गई है कि आप एक कंज्यूमर को गुमराह नहीं कर सकते, आपको उन्हें सही इंफॉर्मेशन देनी होगी। जागो ग्राहक जागो का जो हमारा सरकार बहुत अच्छे से प्रमोट करती है, उसको एक सही मायने में लागू किया जा रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को रोक के। आपने जिस तरह से CCPA की बात की, अगर हम रिड्रेसल एजेंसीज की बात करते हैं, इसके अंदर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो किस तरह से कंज्यूमर को कोर्ट जाने से पहले ही क्या कुछ इस तरह से तरीके बताए गए हैं कि अगर कहीं किसी के साथ कोई मामला होता है तो वो उन एजेंसीज के थ्रू या उन अथॉरिटीज़ के थ्रू उसके रिड्रेसल की तरफ बढ़ सके? देखिए, सबसे पहले अगर आप एक उपभोक्ता हैं, आप कंज्यूमर हैं, कोई भी आप डेफिशिएंसी महसूस करते हैं, जो आपने गुड्स खरीदा या सर्विसेज ली उसमें, तो जो जहां से आपने लिया वहां पे भी बहुत बार ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उनका होता है। आप उनको लिखेंगे कि मेरे साथ ये हुआ है, बहुत बार आपका रिफंड मिलेगा, बहुत बार वो अपोलोजाइज भी करते हैं। अगर आपको नहीं वहाँ से कोई समाधान मिल रहा है, बहुत बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पहले ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल से ही हो जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो CCPA हमारा है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की जो जुरिस्डिक्शन है वो 50 लाख तक है, उससे अगर ऊपर का कोई केस है तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम जाएं, अगर 2 करोड़ से ऊपर का है तो आप NCDRC जा सकते हैं। NCDRC जा सकते हैं। ये तमाम अलग अलग स्टेप्स हैं और सबकी हुदूद बताई गई हैं कि कौन कितनी हद का मामला जो है वो देख सकता है। सोनिका जी, बड़ा अहम मसला होता है अगर किसी के साथ कहीं कोई फ्रॉड होता है किसी तरीके का, तो अदालतों में जब ये मामले आते हैं तो आपके एक्सपीरियंस या आपके तजुर्बे से समझने की कोशिश करेंगे किस तरह के मामलात आते हैं कंज्यूमर के, और उसमें कितना वक्त लग जाता है जिसकी वजह से लोग परेशान भी हो जाते हैं। देखिए नौमान, फ्रॉड के तो बहुत सारे केसेस आते हैं। आप आजकल कहीं भी देख लें, एडवर्टीजमेंट इतने मिसलीडिंग हैं। क्या कहते हैं कि आप क्रीम लगाओगे गोरा हो जाओगे। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। तो जब वो एडवर्टीजमेंट एक उपभोक्ता देखता है तो वो उन एक्सपेक्टेशंस उसकी बढ़ती हैं उसमें वो एक्सपेक्ट करता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हों, लेकिन जब वो उसे खरीद कर लाता है तो उसके अंदर ऐसा 50% भी उसे मिल जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये फ्रॉड इतना ज़्यादा है, हमें चीज़ें दिखानी है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। आप एक चीज़ अगर एक्चुअल आप बता देते हो तो वो नहीं बिक रही, आप कंपटीशन इतना ज़्यादा है और आप उसमें कुछ भी बता रहे हो जो वो नहीं है, और जब वो एक कंज्यूमर उसको परचेज करता है तो उसे नहीं मिलती वो चीज़ें, तो फिर वो उसके साथ
फ्रॉड होता है और वो कंज्यूमर फोरम जाता है उन चीज़ों के लिए, और वहाँ जब वो जाता है तो वो मानक नहीं पूरे होते, वो उसे नहीं दिखाई देते जो जो इंग्रेडिएंट्स, जो जो चीज़ें दावा उन्होंने किया है उनमें, तो वो उन्हें कॉम्पनसेट भी करना होता है। कंज्यूमर फोरम्स उनकी पूरी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है, समटाइम्स कॉम्पनसेशन, समटाइम्स रिप्लेसमेंट, बट वहाँ पर वो अपने प्रॉब्लम्स को हर एक चीज़ का रिजॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करती हैं सारी कंज्यूमर फोरम्स। सारी कंज्यूमर फोरम पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन जब आपने, जैसे महक जी ने भी कहा था कि एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, अगर वहाँ से उसको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पा रही है या कहीं कोई टाइम भी तय किया गया है, अगर किसी के साथ कहीं, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ हो या कोई उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा हो, कहीं भी कुछ भी कोई सामान हो सकता है, कोई भी सेवा सर्विस हो सकती है, अगर वहाँ पर कहीं उसके साथ कोई धोखाधड़ी उसने महसूस की और उसके बाद वो उस पर्टिकुलर कंपनी में शिकायत करता है और उससे वहाँ पर कोई उसको राहत नहीं मिलती, तो महक जी फिर उसके पास क्या क्या रास्ते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगी कि एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप शिकायत वहाँ कंपनी में कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते, आप ऑलरेडी सब करके देख चुके हैं, आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम की कितने से कितने के उसमें जा सकते हैं, स्टेट फोरम कब जा सकते हैं और नेशनल फोरम कब जा सकते हैं। तो जब भी आप कोर्ट जा रहे हैं, मैं एक अपना ही केस बताती हूँ जो हम हैंडल कर रहे हैं। जैसे किसी के खाने में मेटल का एक वायर निकला था, उन्होंने डायबिटिक खाना ऑर्डर किया था और उनको डायबिटिक के उल्टा खाना मिला था, पूरा ऑयली एंड स्वीट मिले थे, तो उसमें हम लोग कंज्यूमर फोरम गए थे। ऐसे मैटर्स को कंज्यूमर फोरम्स बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी उपभोक्ता के साथ, एंड खासकर जब खाने की बात हो, खासकर जब क्वालिटी की बात हो, तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। तो आप सीधा कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं ऐसे मैटर्स में। आप कंज्यूमर फोरम जाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा फॉलो होगा, लेकिन कोर्ट्स कोशिश करेंगी कि आपका एक्सपीडिएट किया जाए, आपको सहायता मिले पूरे तरह से। कॉम्पेंसेशन है तो कॉम्पेंसेशन मिले, नहीं तो रिफंड मिले, नहीं तो आपको रिप्लेसमेंट मिले, किसी ना किसी तरीके से आपकी सुनवाई होगी। और जब हम राइट की बात करते हैं, राइट टू बी हर्ड भी हमारा एक्ट मेंशन करता है, एक उपभोक्ता का राइट। तो ये राइट टू बी हर्ड जो है, ये कंपनी के द्वारा या फिर फोरम्स के द्वारा ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि कंपनीज के साथ साथ इस तरह के मामलात बहुत सारे आए हैं जहां पर कंपनीज में सुनवाई नहीं हुई या किसी भी तरह से कोई कंपनसेट नहीं किया गया। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज, जैसे आजकल जब हम बात कर रहे थे कि नए एक्ट की ज़रूरत ही क्यों थी, नए एक्ट की ज़रूरत थी क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत हो गया है। हम आजकल डिवाइस यूज़ करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स इतने सारे हैं, हमें कुछ भी दिखेगा सोशल मीडिया पे हम उसको खरीद लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स स्कैम भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स स्मॉल बिजनेस होते हैं, जब आप उनको रीच आउट करोगे वो आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। बहुत बार आपके साथ क्या होगा, आपसे पैसा ले लिया जाएगा, आपसे शिपिंग ले ली जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। तो हर फोरम आपका जो ग्रीवेंस है, जो आपकी कंप्लेंट है, उसको नहीं सुनेगा, हर कंपनी नहीं सुनेगी। बहुत बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है, हम भी कंज्यूमर हैं। तो ऐसे केस में आप सीधा कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। आपकी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, आपने एक बार मैसेज कर लिया, आपके पास बिल है नहीं है, आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। बिल है नहीं है, या जो आपने बात कही, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बिल्स होने चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए, लेकिन अगर बिल नहीं है किसी के पास, तो उस सूरत हाल के अंदर क्या कुछ एक कंज्यूमर के लिए कहीं कोई रेमेडी है? देखिए, मैं हमेशा कंज्यूमर को ये कहूँगी कि आप बिल ज़रूर रखें चीज़ों का अपने पास। कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा, मतलब जब भी आप कोई परचेज़ कर रहे हैं, बिल्स रखिए। आज की डेट में बिल्स आपके पास ईमेल पे भी आ जाते हैं। बिल नहीं है तो भी बहुत, आजकल हम अक्सर या तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं या फिर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हमारे पास कोई ना कोई पेमेंट का प्रूफ होगा, हमने वो चीज़ वहाँ से खरीदी है, उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा। अगर बिल नहीं है, देखिए बिल बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी रेमेडीज़ क्लोज हो जाती हैं ऐसे केस में, लेकिन बिल का खास ख्याल रखें। सोनिका जी से भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि हमारे कानून के अंदर एक चीज़ होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। तो अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, तो हम उन्हें सर्कमस्टांसेस से भी प्रूव कर सकते हैं। लाइक हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब बिल नहीं आया, बट आप वहाँ जाकर खरीदा है आपने और आपके पास अभी वो बिल नहीं है, तो आप वहाँ की सीसीटीवी से अपनी प्रेजेंस को निकलवा सकते हैं कि मैं वहाँ इस टाइम पर गया था
था, या अगर कोई और सर्कमस्टांसेस हैं जो उससे रिलेट होता है, जो ये प्रूव कर सके कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास आया था, किसी भी तरीके का, कि वो चेन एक बन रही है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास आया और मैं वहाँ पर गया, तो हम उन चीज़ों से भी प्रूव कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट बिल ही होगा तो आप तभी अप्रोच करेंगे, आप बिल के अलावा भी कर सकते हैं। बट जैसा महक जी ने कहा कि बिल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो बिल लेना बहुत ज़रूरी है, ये अवेयर होना चाहिए। यानी अगर बिल नहीं है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको दूसरी चाहिए होंगी, लेकिन अगर बिल है तो वो अपने आप में काफ़ी एक मजबूत आपके लिए एक प्रूफ बन जाता है और उसका आप खास ख्याल रखें। और अगर फिर भी इस तरह के मामला जो सामने आते हैं उसमें हमारी अदालतों का, सोनिका जी से ही जानने की कोशिश करूंगा मैं कि हमारी अदालतों का रुख किस तरह से रहा है अभी तक, जो मामला इस तरीके से अदालतों में पहुंचते हैं फोरम के बाद, तो वहां पर हमारी अदालतों ने किस तरह का रुख अपनाया है? जी नोमान, जैसे 2019 के एक्ट के बाद हमारा मीडिएशन का क्लॉज ऐड हुआ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि अब जैसे ही कंज्यूमर जाता है तो फोरम्स कोशिश करती हैं कि उसको किसी तरह मीडिएट कराया जाए, उन दोनों के बीच में सुलह करा दी जाए। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है, आपका मनी बचता है, आप इससे बहुत सारी चीज़ें ना आप शॉर्ट हो जाती है। आप गए और अगर पहली डेट पर वो मीडिएट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो आपको फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो ये तो एक पहला रुख है जो 2019 के एक्ट के बाद नया आया है। दूसरी चीज़, फॉरम्स हमारी कोशिश करती हैं कि उनको जितना एक्सपीडाइट कर सके उन मामलों को कर दें। जैसे नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल्स या नॉर्मल अदर ट्रायल्स होते हैं जिसमें प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी लंबी चलती हैं, यहाँ फोरम्स कोशिश करती हैं कि उनको बहुत जल्दी से किया जाए और इतना लंबा प्रोसीजर, बहुत सारे एविडेंसेस उनको ना लेके उसको कट शॉर्ट करके और जल्दी से उसमें रिजॉल्व कर दिया जाए, जजमेंट आ जाए उसकी। जी महक जी, एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी के साथ कुछ इस तरह का मामला होता है तो क्या उसके पास कंप्लेंट करने वाले का जो समय है कंप्लेंट करने का, शिकायत करने का, वो क्या कोई लिमिटेड समय है, या फिर जब उसको ये लगता है कि नहीं उस वक्त मैं खामोश हो गया था, मैंने गलती की, अब मुझे उसकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए, तब भी वो कर सकता है? देखिए, जो समय यहाँ पे है, आपके साथ आज कुछ हुआ है, आज आपका उसको कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, कब आपके साथ कुछ डेफिशिएंसी हुई है या कुछ हुआ है, उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। लेकिन हमारे जो एक्ट है उसमें बहुत बार कोर्ट्स क्या करते हैं, अगर आपको डिले हो गया है, आप उस समय के बाद फाइल कर रहे हैं, डिले मतलब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद भी अगर आप फाइल कर रहे हैं, उसका भी प्रोविजन है। आप एप्लीकेशन लगाइए कि आपको ये डिले क्यों हुआ है, किस कारणवश हुआ है। कोर्ट्स उसको कंसिडर करती हैं, कोर्ट्स इन चीज़ों को कंसिडर करती हैं, और अगर वो रीजनेबल लगता है डिले, तो कंडोन करके अब कंप्लेंट एक्सेप्ट भी करी जाती है ऐसे केसेस में। यानी सबसे पहले अगर आज के तारीख में किसी के साथ, कहीं भी किसी उपभोक्ता के साथ कहीं धोखाधड़ी होती है या कुछ ऐसा मामला हो जाता है, तो उसे क्या, आप दोनों से ही जानने की कोशिश करेंगे, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से वो आगे अप्रोच करे? अगर आज की डेट में या जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके साथ अगर ऊपर वाला ना करे, किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो उसे क्या करने की सबसे पहले ज़रूरत होती है? देखिए, सबसे पहले तो उसे उस कंपनी को ही अप्रोच करना चाहिए जिससे उसने प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है। अगर वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और वो बार बार आपको सिर्फ एश्योरेंस ही दे रहे हैं और नहीं कुछ रिजॉल्व कर रहे हैं, देन आपको कंज्यूमर फोरम मूव करना चाहिए। फिर उस टाइम पे आप अगर कंज्यूमर फोरम इजीली चले जाते हैं विद इन द टाइम, विद इन 2 years अगर आप चले जाते हैं, तो कंज्यूमर फोरम आपको वहाँ पर अच्छे से रिजॉल्व करेगी, दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी। एंड अगर वहाँ पर आपको 2 साल से ज़्यादा हो गया है, कंपनी ने आपको एश्योरेंस देते देते 2 साल निकाल दिए हैं, तो उन 2 साल के बाद आप सफिशिएंट रीज़न दे सकते हैं। ये जो फॉल्स एश्योरेंस था, ये आपका सफिशिएंट रीज़न में कंसीडर होगा, जो हमारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 5 में मेंशन किया है कि अगर आपने कोई भी केस विद इन लिमिटेशन नहीं फाइल किया है तो यू कैन गिव अ सफिशिएंट रीज़न, और ये फॉल्स एश्योरेंस उस सफिशिएंट रीज़न में आएगा। यहाँ आपकी डिले कंडोन हो जाएगी और आप फर्दर प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोर्ट आपके रीज़न को सुनेगी। महक जी, 2 साल के अंदर अंदर शिकायत करनी है और उसके बाद भी प्रावधान है, उसमें किया जा सकता है, लेकिन जहां शिकायत जा रही है, क्या उनके लिए भी किसी तरह से उनको भी टाइम बाउंड किया गया है कि उनको भी इतने समय के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है, इस मामले का हल करना है? देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकलिटी बताती हूँ। जो मैटर्स हम डील कर रहे हैं, कंज्यूमर फोरम्स में अभी बहुत मैटर्स हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाएंगे 1 साल में आपका मैटर हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा। बहुत समय, बहुत बार 4-4 महीने की हमारी डेट्स लग रही हैं।
तो ऐसा एक्सपीडिशियस डिस्पोजल का है, लेकिन उस एक्सपीडिशियस डिस्पोजल में भी कोर्ट्स इतने ओवरबर्डन्ड हैं एट दिस पॉइंट कि उसमें समय लग रहा है चीज़ों को। आप एक स्टेज होगी, आप फाइल करेंगे आज, फिर सामने वाली पार्टी को नोटिस होगा, नोटिस होने के बाद सामने वाली पार्टी आएगी, फिर एविडेंस होगा, उसके बाद सुनवाई होगी। तो इस सारे प्रोसेस में मैं जो बाकी केसेस देख रही हूँ समय लग रहा है, 3 साल 4 साल इतने लग रहे हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि कोर्ट्स को प्रोसीजर तो फॉलो Follow करना करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन जिस तरह अब नई थीम के तहत जोर दिया जा रहा है डिजिटल जस्टिस के ऊपर, किस तरह से ये अगर हम एफिशिएंट या स्पीडी डिस्पोजल की बात करते हैं तो किस तरह से हम डिजिटल जस्टिस के ज़रिए इन मामलात को हल करने की तरफ बढ़ेंगे, और अब कोशिश भी सरकार की तरफ से यही हो रही है। इट इज़ रियली अ गुड इनिशिएटिव। ये मैं अगर कहूँ, इसमें ई फाइलिंग, ई कोड प्रोजेक्ट जो निकाला है गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप ई फाइलिंग रात को बैठ के भी कर सकते हो, आप घर में भी कर सकते हो। तो जो टाइम आपका दिन में वहाँ जाने में लग रहा था, एक कस्टमर को वकील के पास जाना है, वहाँ पर जाके पेपर वर्क कराना है, वकील जरूरी है इन मामलात में? अगर कोई, वैसे तो आप दोनों ही पेशे से वकील हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वकील, अगर कोई कंज्यूमर शिकायत करना चाहता है, चाहे कंज्यूमर फोरम में ही अब अपना मामला लेकर के जाना चाह रहा है, अदालत में तो बाद में शायद उसको जरूरत पड़े, लेकिन कंज्यूमर फोरम में भी क्या वकील की जरूरत होगी? देखिए, वो जा सकते हैं, वो अपने आप भी जा सकते हैं, बट एक वकील क्यों चाहिए? ताकि आपकी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। आपको उस पर क्या प्रूफ लगाना है, आपको अपनी क्लेम को एस्टेब्लिश कैसे करना है, एक लेमैन को नहीं पता होता। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। और ये कंज्यूमर में ही नहीं, ये तो आप हर केस में जा सकते हैं। हर व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है, लेकिन वकील की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो अपने क्लेम को एस्टेब्लिश कर सके, और क्या क्या उसे लगाना है, कैसे वो प्रूव होगा, इस चीज़ों के लिए एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। जी, आपने खूब अच्छी वकालत की इस मामले में वकीलों की, और महक जी भी उसके ऊपर एग्री कर रही थी, मैं देख रहा था। लेकिन एक कंज्यूमर के लिए जो जानना ज़रूरी था, उस पर हमने जो गुफ्तगू की, तो आपने ये जाना कि एक कंज्यूमर खुद से भी अगर शिकायत करना चाहे तो वो अप्रोच कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी वकील की सहायता या मदद लेते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ उनकी क्लियर हो जाती है और आगे के लिए उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है। लेकिन अब हम उस पर भी आते हैं कि जहाँ हम जुर्माने की बात करते हैं तो बाद में, लेकिन उससे पहले ये होता है कंपनसेट करना। तो अगर कंपनसेशन होगा तो कितना होगा? जिस तरीके से महक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शिकायत करता है कंपनी में और कंपनी उसको कंपनसेट करना चाहे, तो क्या उसकी भी कोई लिमिट है कि वो कंपनसेशन कितना देंगे? क्या जितना उसने सामान खरीदा उसके अंदर वो पूरा का पूरा कंपनसेट किया जाएगा, या सिर्फ उसमें जितना सामान खराब था उसका? किस तरह से इसको तय किया जाएगा? जी, सबसे पहले मैं वकील वाले पॉइंट पे भी ऐड करना चाहूँगी। मैंने अक्सर देखा है कि कंज्यूमर्स अपना केस खुद लड़ रहे हैं, और कोर्ट्स ऐसे केस में कंज्यूमर को बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर वो किसी भी प्रोसीजरल पार्ट पे फंसते हैं, तो जब कंज्यूमर खुद लड़ रहा होता है तो पूरा सपोर्ट उनको प्रिजाइडिंग मेंबर से मिलता है। अब आता है कॉम्पनसेशन पे। अगर CCPA है तो वो 10 लाख तक की पेनल्टी लगा सकते हैं, और अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो पेनल्टी बढ़ाई भी जा सकती है 50 लाख पे। और कंज्यूमर फोरम की अगर बात करते हैं हम, तो कंज्यूमर फोरम जो है कॉम्पनसेट करने की पावर रखता है। कंज्यूमर फोरम कॉम्पनसेट कर सकता है, रिफंड कर सकता है, कंज्यूमर फोरम रिप्लेस करवा सकता है। और कॉम्पनसेशन की जब आप लिमिट की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो केस कैसा है। कोई, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ खाने में कुछ मिला है, कोई मेटल मिला है, या खाना ऐसी क्वालिटी का था कि किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, ऐसे केसेस में कॉम्पनसेशन बहुत हाई जाता है। जबकि आपने जो खाने का प्रोडक्ट खरीदा था उसकी वैल्यू बहुत कम रही होगी। कभी कभी कॉम्पनसेशन 50,000 भी होता है, कभी कभी 1 करोड़ भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ग्रेव डेफिशिएंसी था, कैसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी, या क्या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट थी। कंज्यूमर फोरम के पास पावर है कि वो कॉम्पनसेट करें, और हर केस के फैक्ट्स के हिसाब से कॉम्पनसेशन दिया जाता है। हर केस की नौइयत के हिसाब से उसके अंदर जो है वो कंपनसेशन, मुआवजा तय किया जाता है, और उससे जुड़ी हुई अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति
औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और जहां बात होती है आपके हक की और कानून को जानने की। आज नेशनल कंज्यूमर डे है। इस दिन के मौके पर आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया हमारे यहाँ और उसके आने के बाद एक कंज्यूमर को कितनी ताकत मिली है और क्या हैं एक ग्राहक के अधिकार, एक सारिफ के हुकूक। आज हम इस पेशकश में उन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिनका जानना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो जाता है। आज का दौर ऑनलाइन शॉपिंग का दौर हो गया है। ऐसे हालात में ऑनलाइन अगर आपके साथ कुछ शॉपिंग के दौरान कुछ मामला हो जाता है, कहीं धोखाधड़ी हो जाती है, तो किस तरह से इन मामलात को हल किया जाए, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं इस सवाल के साथ महक जी की तरफ जाना चाहूँगा कि आज की जो पूरी ये मार्केटिंग है, ई कॉमर्स को हमने 2019 के एक्ट में शामिल किया और आज बहुत तेज़ी से लोग, चाहे वो देहात हो या शहर हो, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और इसके अंदर फ्रॉड के मामला बहुत सारे भी आ रहे हैं हमारे सामने। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद जब लोग उसे खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ और निकलता है। तो ऐसे हालात में कंज्यूमर को किस तरह से उसके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, को क्या कुछ कर सकते हैं? मैं शुरू करूंगी मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं भी एक उपभोक्ता हूँ। मैं अक्सर जब देखती हूँ, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो ऑनलाइन ये पता रहता है कि इस इंसान को किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, ये इंसान अक्सर कहाँ से शॉपिंग करता है, और आपको उसी तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आपको पसंद है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे दिखने लगा कि अच्छा ये सूट बहुत अच्छा है, मैंने क्लिक किया और मैं एक वेबसाइट पे गई, मैंने परचेज़ कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट मेरे पास आता है, मैं देखती हूँ कि ये एक दूसरी कंपनी है जो कि जिस कंपनी से मैं अक्सर ख़रीदती हूँ उसकी एक कॉपी करने की कोशिश कर रही है। ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट नहीं है जो मुझे दिखाया जा रहा था। मुझे उस चीज़ का रिफ़ंड आ गया, लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में फ्रॉड होता है। आपको दिखाया जाएगा कि ये वो बहुत अच्छी हाई फाई ब्रांड है जहाँ से आप ख़रीदते हो, आप ख़रीद लोगे और आपको ना रिफ़ंड मिलेगा ना प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगी। तो ऑनलाइन के ज़माने में फ्रॉड्स अक्सर हो रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर्स बहुत सारे हैं। तो जब भी आप कुछ ख़रीद रहे हैं, आप ये देख लें कि ये वही ब्रांड है जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं। दूसरी चीज़, आप ये आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप तुरंत उसको लिखिए, तुरंत उस कंपनी को लिखिए कि ये हुआ है, मुझे रिफ़ंड चाहिए। और ऑनलाइन में बहुत बार, क्योंकि कंज्यूमर हैं, तो बहुत बार क्या होता है, साइबर फ्रॉड्स भी होते हैं कंज्यूमरिज्म के तहत। आपको ब्रांड्स दिखाई जाएंगे, आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करोगे, वो फिशिंग अटैक हो जाएगा। तो ऐसे में अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में आपको सावधानी बरतनी होगी। जी, सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और ये तमाम सावधानियों पर रोशनी डाल रही थी एडवोकेट महक राठी साहिबा। आपने एक बात और कही थी अभी ब्रेक पर जाने से पहले कि जहां हम फूड की बात करते हैं, फूड सेफ्टी की बात करते हैं, वहां पर क्या सिर्फ हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वही काम करेगा, या फिर जहां आपने कहा कि अगर खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलावट हो गई है तो वहां पर हमारा फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भी आ जाता है? अगर मिलावट हो गई है तो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भी आएगा। जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, आप देखेंगे उसके बैक साइड पे सारी डिटेल्स दी गई हैं कि इस प्रोडक्ट में है क्या, कितनी क्वांटिटी में है, बहुत अच्छे से डिटेल दी जाती हैं कि क्या क्या इसमें मिलाया गया है, कितना इसका वेट है। क्योंकि एज अ कंज्यूमर ये आपका अधिकार है जानना कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें क्या है। लेकिन जब स्पेसिफिकली हम खाने की बात करते हैं तो फूड अडल्ट्रेशन एक बहुत सीरियस और बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ साथ फूड अडल्ट्रेशन का भी यहाँ पे साथ में रहेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो आपने एज अ कंज्यूमर उसको लिया है, लेकिन फूड अडल्ट्रेशन में वो ब्रांड बनाती जा रही है। हमने बहुत बार देखा होगा, नकली पनीर के बहुत मामले सामने आए हैं, दूध के मामले बहुत सामने आए हैं। तो ऐसे में फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भी रहेगा। यानी ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम अपने दिमाग में रखें तो इस तरह के मामलात से बचा भी जा सकता है। और फूड अडल्ट्रेशन का जो केस है वो ऐसे मामलात में उन कंपनीज पर लग सकता है जो कहीं ना कहीं मिलावट का कोई मामला करते हैं। सर्विस के अंदर भी बहुत सारी मरतबा सोनिका जी इस तरह के मामलात आते हैं कि सर्विस ख़राब प्रोवाइड कर दी जाती है और ऐसे में कंपनीज जो हैं उनके ऊपर अगर हम जुर्माने की बात करते हैं
तो क्या अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, क्या वाकई हम कहीं कहीं पर जुर्माना लगाने में कामयाब हुए हैं? इस तरह के क्या कुछ एग्जाम्पल सेट हुए हैं जहां पर कंपनीज को ये लगे कि हाँ, अगर हमने कहीं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में कोई गलती की है या हमने किसी सामान के मामले में कोई गलती की है, तो उसके ऊपर इस तरह का कोई एग्जाम्पल सेट हुआ है? बहुत सारे हैं अनुमान। जैसे मैं कहूँ, आपने कोई फ़्लाइट करी और आपको जाना था और वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। वहाँ पर कैंसिलेशन के टाइम जब आप कंज्यूमर फोरम में जाते हो और फ़्लाइट की जो कंपनी है वो आपको नहीं रिफ़ंड कर रही है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ वो टिकट प्राइस नहीं मिलेगा, वहाँ आपको डैमेजेस भी मिलेंगे, वहाँ आपको मेंटल एगनी के लिए भी मिलेगा, एडिशनल आपको मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पर। तो इससे क्या होता है, एडिशनल देने से कंपनी थोड़ा सा ना विजिलेंट रहती है कि कल को हमें रिफंड ही कर दे तो ज़्यादा फ़ायदा है। अदरवाइज़ इतनी दिन लिटिगेशन लड़ने के बाद, वहाँ भी खर्चा करने के बाद, और फिर हमें एडिशनल कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है, मेंटल एगनी के लिए भी देना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कोर्ट ने सेट किए हैं, कंज्यूमर फोरम ने सेट करे हैं। मीडिएशन एक बड़ा अहम मसला आ जाता था पहले लोगों के पास कि वो ना तो कंपनी उनसे बात कर पाती थी और ना ही कंज्यूमर उनसे बात कर पाता था। तो अब मीडिएशन के बाद क्या कुछ, आप दोनों से ही जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मामलात में कमी आई है? मामले जो हैं वो तेज़ी से हल हो रहे हैं, दोनों पार्टी सामने बैठ करके किसी हल की तरफ तेज़ी से बढ़ पा रहे हैं क्या मीडिएशन से? बहुत ज़्यादा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मीडिएशन एक ऐसा इनिशिएटिव है कि उसने काफ़ी % हमारे केसेस को ख़त्म कर दिया है। जब आप जाएंगे कोर्ट में और एक कंज्यूमर जाएगा और वहाँ पर बैठकर बात रखी जाती है, तो दोनों की कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स निकल कर आ जाती हैं कि वो अग्री हो जाते हैं और वो वहीं उसी स्टेज पर ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे मुकदमे मीडिएशन से सेटल होते हैं, जिसके लिए कोर्ट ने काउंसलर्स भी रखे हैं और एक्सपीरियंस मीडिएटर्स भी रखे हैं जो सक्षम होते हैं अच्छे से बात को समझाने में कि अगर आप लंबा लड़ेंगे, या दोनों ही पार्टीज़ को, मैं यहाँ सिर्फ कंज्यूमर की बात नहीं कर रही, अग्रीव्ड को भी और जो पार्टी ऑपोजिट पार्टी है, दोनों को ही अच्छे से समझाने में सक्षम है और बहुत सारे मैटर्स मीडिएशन से सुलझते हैं, जो हमारे कोर्ट पर बर्डन को कम करता है काफ़ी हद तक। पेंडेंसी कम होती है, कोर्ट के ऊपर बर्डन कम होता है। महक जी से भी जानने की कोशिश करेंगे, आप इस तरह के मामला देखती हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास केसेस आते हैं, मीडिएशन के बाद क्या कुछ फ़र्क आया है और किस तरह से जो, जैसे अभी सोनिका जी ने कहा कि हमारी जो कोर्ट के ऊपर बर्डन है वो भी कम हुआ है? पहली बात तो इस पॉइंट पे मीडिएशन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। हमारा मीडिएशन एक्ट भी कुछ समय पहले ही आया है। 2019 वाला जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें मीडिएशन का प्रोविज़न डाला गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में स्पेसिफिकली अलग से मीडिएशन के रूल्स बनाए गए हैं। प्रोविज़न ये कहता है कि पहली डेट पे या बाद में कभी भी सब्सिक्वेंट डेट पे अगर कोर्ट कमीशन को ये लगता है, फोरम को ये लगता है कि यहाँ पे सेटलमेंट का कंसेंट है दोनों पार्टीज़ का और पार्टीज़ आपस में बातचीत करके सुलझाना चाहती हैं, तो उस केस को मीडिएशन के लिए भेजा जाएगा। तो मीडिएशन एक ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म आ रहा है जो ना सिर्फ पार्टीज़ का समय बचाता है बल्कि उनकी कॉस्ट भी बचाता है। अगर आप शुरुआत में मीडिएशन रेफ़र कर लेंगे, कोई कंपनी भी नहीं चाहेगी कि उनका नाम खराब हो, उनकी रेप्यूटेशन खराब हो, तो मीडिएशन में क्या होगा, एक थर्ड पार्टी रहेगी, एक मीडिएटर रहेगा जो दोनों साइड्स को सहायता करेगा एक कॉमन ग्राउंड पे आने के लिए। तो मीडिएशन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है और मीडिएशन एक अहम बन गया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका, जो आज की डेट में और आगे हमारी पेंडेंसी रिड्यूस करने में बहुत मदद करेगा। क्या कुछ जगह का भी मसला आता है, एक इंसान है जो जिसने कुछ चाहे हवाई जहाज़ में या ट्रेन में कोई सर्विस ली और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो क्या इसमें कुछ एरिया का भी मसला आता है या कहीं भी कोई भी इंसान किसी भी तरह से वो कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेंट कर सकता है? महक जी। तो अगर आपको कंप्लेंट करनी है जहाँ पे कंप्लेनेंट, यानी कि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, या आपका प्लेस ऑफ ऑर्डिनरीली जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। जहाँ रिस्पोंडेंट है वहाँ कर सकते हैं, जिस कंपनी के अगेंस्ट कर रहे हैं वो है वहाँ कर सकते हैं, या जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसा नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, आप उस तरीके से डिसाइड करके फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, जहाँ सामने वाली पार्टी है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ कर सकते हैं।
जी सोनिका जी, आप कुछ कह रही थी, आप भी इसी सवाल हाँ, के ऊपर कुछ कह रहे थे। अभी महक ने वो क्लियर कर ही दिया है। मैं यही बता रही थी कि 2 तरीके के जुरिस्डिक्शन होते हैं कंप्लेंट्स करने के लिए, टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी। दोनों ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दें महक जी ने कि पेक्यूनियरी आप किस बेसिस पर जाएंगे और टेरिटोरियल आप किस बेसिस पर जाएंगे। जी तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किस तरह के आप अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आपके पास क्या कुछ तरीके हैं शिकायत करने के, कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मसला सामने आता है, जैसे महक जी आप भी और सोनिका जी आप भी इस तरह के केसेस देखती हैं, गलती एक कंज्यूमर कहाँ कर जाता है। महक जी सबसे पहले आपसे समझेंगे कि अगर इस तरह के मामलात में कुछ डिले होता है या कहीं कोई मामला फंसता है तो कंज्यूमर की तरफ से कहाँ गलती होती है। देखिए, ये टैगलाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, जागो ग्राहक जागो। जी। जब भी कहीं कंज्यूमर फंसता है, आप कोई भी चीज खरीद रहे जी। हैं, उस समय पे आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। आप देखिए कि आप ये क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, आप सही खरीद रहे हैं। आप बिल लीजिए। आप बिल लेने के बाद अगर कुछ हो रहा है तो आप अपना पूरा, क्या होता है, कंज्यूमर्स बहुत बार कहते हैं हमने तो फ़ोन कर दिया था उनको, उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। आप एक रिटर्न ईमेल भेजिए, रिटर्न में मैसेज करिए। बहुत बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके होते हैं, वहाँ पे उसका रिकॉर्ड रखिए उसके बाद, ताकि कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो जब भी आप कंज्यूमर फोरम जा रहे हैं आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स बिल के साथ, कम्युनिकेशन सब कुछ आपके पास है। अगर मान लीजिए, मैं जैसे हम डिस्कस कर रहे थे फूड अडल्ट्रेशन की बात है, तो आप उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद, आप अपने मेडिकल बिल साथ में लगाइए, आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ में लगाइए। तो ये सारी डिटेल्स होना ज़रूरी है। इस तरह की डिटेल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे, क्योंकि एक उपभोक्ता होने के नाते, एक सारिफ होने के नाते कहीं ना कहीं सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं और किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ मामला ज़रूर हुआ होता है। तो आज जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या कुछ सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं। जी, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम प्रियंका है एंड मेरा सवाल ये है कि इंश्योरेंस के मैटर्स जी, आप बैठ जाएं, आप बैठ करके सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रियंका। इंश्योरेंस के मैटर्स में भी क्या कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है जहाँ पे हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, और क्या उसमें कॉम्पनसेशन मिलने का प्रावधान है या नहीं? जी, एक बड़ा अहम पहलू जो अभी तक हमने नहीं छुआ था इंश्योरेंस को लेकर के। जी महक जी। तो हम बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो या तो मान लीजिए अगर डेथ हो जाती है तो क्लेम देने से मना कर देती हैं, किसी ना किसी बहाने से उस क्लेम को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वो एक बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर ऐसे केस में आपको इंश्योरेंस क्लेम चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे नहीं रही है, आपका प्रीमियम दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कंज्यूमर फोरम जाइए। कंज्यूमर फोरम्स ने ऐसे बहुत सारे मैटर्स में क्लेम तो दिलवाया है, साथ में कॉम्पेंसेशन भी दिया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर ऐसा करती हैं कि क्लेम आपका क्लियर नहीं करेंगी, बहुत समय लगाएंगी या किसी ना किसी ग्राउंड पे आपके क्लेम में डिले करेंगी या उस क्लेम को खारिज कर देंगी। तो ऐसे केसेस में कंज्यूमर फोरम्स की जुरिस्डिक्शन है, आप कंज्यूमर फोरम बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। एक बड़ा अहम सवाल था और इस पर मुझे उम्मीद है कि आपको एक ऐसा जवाब मिला होगा जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो अलग अलग फील्ड से जुड़े होते हैं, अलग अलग सर्विसेज से जुड़े होते हैं। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम आरजू है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने मेंशन करा मीडिएशन का, जी, तो काफ़ी बार ऐसा होता है प्रोविज़न होता है बट इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है कोर्ट। तो मीडिएशन का जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बात होती है तो कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है और कितना बेनिफिट एज अ कंज्यूमर हम उठा सकते हैं? अगर हम एक्ट की बात करते हैं, आप दोनों से ही एक तरीके से सवाल आता है कि हमने कानून बनाया, कानून के अंदर मीडिएशन के हमने प्रोविज़न भी दिया और उसके बाद हम कितना इम्प्लीमेंटेशन और इस कानून की देखा जाए तो हम इसकी अहमियत कितनी हम मान करके चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें उससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। सबसे पहले सोनिका जी। जी, इस कानून से तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मीडिएशन सबसे पहले कोर्ट पहला जो ऑप्शन सुझाती है वो मीडिएशन ही होता है, और अगर वो सेटल हो जाता है और पार्टी बैकआउट भी करती हैं तो उसके लिए भी हम कोर्ट जा सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो मीडिएशन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है
और जो बहुत अच्छे से फुलफिल भी कर रहा है, अपने एम को फुलफिल कर रहा है कि जो बर्डन था कोर्ट्स पर उसको वो रिड्यूस कर रहा है। और बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहां मीडिएशन करके बैकआउट होता है, बट स्टिल फिर भी हमारे पास रेमेडी है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मीडिएशन कर लिया तो हमारा और फिर उन्होंने फुलफिल नहीं किया तो वो राइट ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास रेमेडी है उसके बावजूद भी रेमेडी है। और देखा अभी इसी पर भी एक ओपिनियन महक जी का भी लेंगे कि कितना हम इफेक्टिव देख रहे हैं इस कानून को। देखिए पहले क्या होता था, मीडिएशन में पार्टीज जाती थी कि टाइम हम थोड़ा सा और खींच लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब मीडिएशन के 2019 के एक्ट में मीडिएशन का प्रोविज़न है, हमारे पास 2023 का मीडिएशन एक्ट है जहाँ पे ये बोला गया है कि जो मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट है उसको सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर रखा गया है। तो पहले मीडिएशन जो कि माना जाता था कि क्या ही होगा मीडिएशन में जाके, अगर चले भी गए तो मानेंगे नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट अगर साइन करेंगे तो उसको डिग्री के बराबर माना जाता है और मीडिएशन एक इफेक्टिव तरीका है। आप अगर चैलेंज भी करना है उस सेटलमेंट को, वो भी बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे चैलेंज का प्रोविजन एक्ट ने दिया है। यानी सिविल अदालत के फैसले के बराबर आप उस मीडिएशन को मानते हैं, और अगर उस मीडिएशन से कोई पीछे हटता है तो उसके खिलाफ सज़ा का इंतजाम रहता है उसके अंदर, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में ही उसको माना जाएगा? आप एग्जीक्यूशन में भी जा सकते हैं, आप कंटेम्प्ट में भी जा सकते हैं अगर पार्टीज़ नहीं मानती हैं। अक्सर हम कंटेम्प्ट में भी गए हैं जब पार्टीज़ ने बैकआउट किया है। लेकिन एक चीज़ और है, अक्सर अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि मीडिएशन आपकी सहमति से नहीं हुआ है या आप पे दबाव डाला गया है या कुछ भी, तो मीडिएशन एक्ट जो हमारा है वो 4 ग्राउंड्स देता है मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट को चैलेंज करने के लिए। क्या आपको लगता है महक जी इसमें भी मीडिएशन में दबाव बनाया जाता है, या कुछ फैसले दबाव की वजह से हो जाते हैं मीडिएशन में? अक्सर क्या होता है कि मीडिएटर का जो रोल होता है वो एक न्यूट्रल पार्टी होता है, वो कोई सुझाव नहीं देंगे आपको। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं, स्पेशली जब हम कंज्यूमर डिस्प्यूट की बात करते हैं, कि एक तरफ कंपनी है और एक तरफ उपभोक्ता है। कंपनी थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती है, वो पूरी लॉयर्स के साथ आती है, उनके पैनल ऑफ लॉयर्स होते हैं, हो सकता है उपभोक्ता अकेला हो, तो वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे या वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि आप विड्रॉ कर लीजिए, आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपकी कॉस्ट और जाएगी। ऐसे केसेस में दबाव अगर बनाया जा रहा है तो आप ये समझिए कि मीडिएशन जो है एक वॉलंटरी प्रोसेस है। अगर आप नहीं अग्री कर रहे हैं तो आप कभी भी उससे निकल सकते हैं, आप पे कोई दबाव बनाया नहीं जा सकता है, और जब तक आपकी पूरी सहमति ना हो तब तक आपको कुछ साइन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आप मुझे लगता है कि इस चीज़ से आपने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया होगा कि मीडिएशन क्या है, उसकी अहमियत कितनी है, और उसके अंदर किसी भी तरीके का दबाव आप एक्सेप्ट ना करें। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में है, एक आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को हम मुकम्मल करेंगे। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम लक्ष्यका है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी कंज्यूमर को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है, तो क्या कमीशन ऐसा कोई स्टेप ले रही है अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, राइट्स को? जी, अवेयरनेस के लिए, वैसे तो ये पूरा प्रोग्राम ही अवेयरनेस के लिए है, लेकिन बात हुई है कमीशन की, तो किस तरह से कमीशन जो है, या हम देखें कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करेंगी और करना चाहिए उनको इस मामले में? दोनों के लिए सवाल है। सबसे पहले महक जी से इस पर ओपिनियन चाहेंगे, फिर सोनिका जी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, जब आपने मैं बार बार कह रही हूँ, जागो ग्राहक जागो। सरकार बहुत कोशिश कर रही है सोशल मीडिया की तहत, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से, कि अवेयरनेस की जाए, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। CCPA की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाए, कंज्यूमर्स को जागरूक किया जाए उनके राइट्स के बारे में। और कोर्ट्स, जब हम कमीशन जाते हैं, स्टेट कंज्यूमर फोरम जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप देखते हैं, मैंने खुद देखा है, अब लोग और जागरूक हैं, उनको पता है कि अगर कोई ब्रांड कुछ गलत कर रही है तो वो कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, ये उनके हक हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चले हैं, आज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस डे है आज, तो कोशिश की जा रही है उस अवेयरनेस की। जी सोनिका जी, बिल्कुल एक मुख्तसर अंदाज में आपका भी अगर हम टीवी भी देखते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे एड्स आते हैं, जिसमें कई बार बहुत सारे अवेयरनेस वाले ऐड होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ कर रहे होते हैं। तो ये आज से नहीं, ये जो बार बार महक जी बोल रही हैं जागो ग्राहक जागो, ये एक पूरा शो आता था जिसमें आपको कंज्यूमर को अवेयर किया जाता था कि क्या आपको करना है और कैसे करना है। तो ये काफ़ी पहले से और आज तक कंटिन्यू है। अवेयरनेस कैंप्स रेगुलर होते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये सरकार
पूरी भरपूर कोशिश कर रही है इसको अवेयर, कंज्यूमर को अवेयर कराने के लिए। तो जहां कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए एडवर्टीजमेंट हैं, प्रोग्राम हैं, उसको ज़रूर सुनें, उन्हें समझें, और जहां मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हैं तो उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं। मैं यही कहना चाहूँगा। आज की इस पेशकश में शिरकत करने के लिए अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और तमाम जो आज हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े उनका भी शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पेशकश को मोहब्बत से नवाजने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।